हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई भी बहुत ही मस्त तरह से करें। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का सोशल साइंस का एग्जाम बिल्कुल नजदीक है। तो चलिए आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं जो कि पिछले साल मॉडल पेपर में था। बिल्कुल आप लोगों का इस बार जो एग्जाम का पैटर्न है यानी कि ऑब्जेक्टिव टर्म 1 का, तो उसमें सभी का इसमें देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल है। और दोस्तों इसमें से सवाल आप लोग एग्जाम में जरूर पूछ जाएंगे। तो एग्जाम अगर देने वाले हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो सभी को जरूर शेयर कर दीजिए। और सबसे बड़ी चीज, आप खुद भी इसको पूरा देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सभी का आंसर आप लोग बता देते हैं और उसको याद कर लीजिए। कम से एक बार सुन लीजिए, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो छोड़ के तो नहीं आइएगा, मार ही दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, प्लीज सभी को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो इसी प्रकार के और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और बेल आइकन को भी याद से याद कर प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सबसे पहला सवाल है, देखिए क्या कि फ्रेडरिक सरियू कौन था। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। फ्रेडरिक सरियू कौन था? तो ये था एक आप लोगों का फ्रांसीसी चित्रकार। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि फ्रांसीसी चित्रकार। फ्रेडरिक सरियू एक फ्रांसीसी चित्रकार था। अगला सवाल है, पूना पैक्ट कब हुआ? तो दोस्तों पूना पैक्ट हुआ था सितंबर 1932 को, यानी कि सितंबर 1932 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क मार्ग। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है और इस बार ये आप लोग का इस बार का मॉडल पेपर में भी था। क्या सवाल कि सिल्क मार्ग मुख्यतः किन दो महाद्वीपों को जोड़ता है? तो देखिए ये जो जोड़ता है ना, मुख्यतः किन दो महाद्वीपों को, ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप तीनों को जोड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो आप लोग एक कमेंट ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, तो कमेंट आप लोग बोलिएगा कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। अगला सवाल है, कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? ठीक है, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दोस्तों 1832 ईस्वी में मिली थी, जो कि एक ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आप लोग याद कर लीजिए यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता कब मिली थी? 1832 ईस्वी में। कौन संधि द्वारा? तो कुस्तुनतुनिया संधि के द्वारा। नेक्स्ट है, कैरोल कुर्पिस्की कौन था? 5 नंबर सवाल देखिए, कैरोल कुर्पिस्की कौन था? तो ये था दोस्तों पॉलिश राष्ट्रवादी, यानी 5 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? पॉलिश राष्ट्रवादी। अगला सवाल 6 नंबर, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अच्छे से याद कर लीजिए। 1915 ईस्वी को दोस्तों, 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर आए थे। और अगला सवाल है, बलुत वृक्ष को डैश का प्रतीक माना जाता है? तो दोस्तों वीरता का प्रतीक माना जाता है बलुत वृक्ष को। ठीक है, बलुत वृक्ष को किसका प्रतीक माना जाता है? वीरता का। याद रख लीजिए, ब से बलुत, ब से वीरता। ओके, तो 7 का क्या हो जाएगा? वीरता सही हो जाएगा। उसी के साथ अगला सवाल देखिए क्या है, पशुओं में प्लेग की तरफ फैलने वाली नहीं, तो आप तो लोग घोल के पी चुके होंगे इस क्वेश्चन को। बिल्कुल रेंडर पेस्ट, किंडर पेस्ट नहीं कहता है भाई साहब, रेंडर पेस्ट कहता है, यानी कि ऑप्शन ये वाला है सही। ठीक है, नहीं तो बोल किंडर रेंडर एक जैसा दिख रहा है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव आप लोग का है, ये सब्जेक्टिव अभी नहीं बताएंगे। ये है दोस्तों, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण योग्य, जैव प्रवाह की अनवीकरण योग्य। आप लोग पता है अयस्क जो है कुछ मतलब ये सीमित संसाधन है, ये समाप्त हो जाएगा। तो 14 का जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, अनवीकरण योग्य संसाधन है लौह अयस्क। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था 1972 ईस्वी को। ठीक है, तो 15 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1972। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। वन्य जीव अधिनियम संरक्षण अधिनियम कब हुआ? ये 1972। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी लिख सकता है, तो यहाँ रक्षण लिखा है, संरक्षण भी लिख सकता है। याद से देख लीजिए। भारत की 2 प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है? भैया आप लोग क्या खाते हैं, मतलब जिसके बिना आपका गुजारा ही नहीं चलेगा भाई साहब, तो क्या होगा वो? जी हाँ, चावल से हम लोग भात खाते हैं, गेहूं का आटा खाते हैं, इसके बिना किसी का दिन नहीं गुजरता है। 2 वक्त की रोटी तो सबको चाहिए भाई साहब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? चावल और गेहूं। चावल से क्या बनेगा? भात, और गेहूं से आटा। आप लोग आटा पिसाने जाते होंगे ना? आटा पिसाने नहीं भाई साहब, गेहूं पिसाने जाते हो। अगला सवाल हो गया, ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का स्रोत यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमको लग रहा है ऑप्शन से मिस्टेक किया है, कोयला है और भूतापीय है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊर्जा का स्रोत कोयला भी है और भूतापीय ऊर्जा भी है और कोयला का भी है, लेकिन ज्यादा अगर सही बेटर ऑप्शन देखें, ठीक है, तो आप लोग भूतापीय को भर सकते हो। भूतापीय ऊर्जा का ही एक नाम होता है, जबकि कोयला ऊर्जा का नाम नहीं। कोयला से ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन भूतापीय भी ऊर्जा, दोनों ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन ज्यादा सही आंसर भूतापीय हो जाए तो भूतापीय का आप लोग मार सकते हो, आएगा क्वेश्चन। तो अगला सवाल अगले ऑब्जेक्टिव में क्या है? भूगोल में आ जाते हैं। क्या है दिए गए भारत के मानचित्र में? ये तो नहीं है, हाँ ये नागरिक शास्त्र में 24 नंबर, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से किन से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी जो लोग थे दोस्तों, वो किस से
ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं, तो 24 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा डच। ठीक है, डच लोगों से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। पोखरण किस राज्य में पड़ता है? तो दोस्तों पोखरण आप लोगों का पता है ये पड़ता है राजस्थान में, जहां पर परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक है, कहां पर किया गया था? पोखरण में। तो 25 का 20 सही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ दूरों दूर खाली ज़्यादा लोग नहीं रहता है, बालू है, मरुस्थल टाइप का है, तो वहाँ ही पड़ता है राजस्थान में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? भाई साहब बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में छप चुका होगा, ये अच्छे से याद कर लीजिए। 1885, 26 का क्या हो जाएगा? 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक दोस्तों इस बार भी मॉडल पेपर में था, क्वेश्चन में छप चुका होगा, आप लोग भी दिमाग में छाप लीजिए, कांशीराम है, और ये NCERT का सवाल उठाया गया है, तो बहुत इसको इंपॉर्टेंट मान लीजिए। आप लोग VBI करना है तो कर दीजिए, एग्जाम में आ सकता है इससे सवाल। ठीक है, अगला सवाल है, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, कौन सा नहीं है? चारों का ऑप्शन को पढ़िए। और ये जो बहुसंख्यकों का शासन है, भैया लोकतंत्र मतलब बहुसंख्यकों का शासन थोड़े होता है, लोकतंत्र मतलब सभी का शासन। ऐसा थोड़े किसी देश में बहुसंख्यक मान लीजिए हिंदू है, वहां पर मुस्लिम का शासन नहीं चलेगा। ऐसा है जहां मुस्लिम बहुसंख्यक है वहां पर हिंदू कम है तो उसका शासन चलेगा, बिल्कुल गलत है, सभी का शासन चलता है। लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार दिया जाता है। ठीक है, सभी बराबर है, सभी भाई भाई है। अगला देखिए, नगर निगम के प्रधान पदाधिकारी को क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों मेयर कहते हैं, और उसी को महापौर भी कहते हैं, यानी कि ये बिल्कुल सही उत्तर है। और कई डैश को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। कई डैश को मिलाकर के, क्या डैश को मिलाकर के भाई साहब? तो यहाँ हो जाए कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर क्या होता है? पंचायत समिति का गठन होता है। मतलब पंचायत समिति जो बनते हैं, अभी तो पंचायत चुनाव आने वाला है झारखंड में। ठीक है, तो आप लोग इसमें भाग मत लीजिए, आप लोग पढ़ाई में देखिए। ठीक है, ग्राम पंचायत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन हो जाता है। अगला सवाल, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को डैश कहते हैं। शासन के विभिन्न अंगों के बीच जब सत्ता का बंटवारा होता है, विभिन्न अंग क्या? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन सब के बीच जब सत्ता का बंटवारा होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्षैतिज वितरण। और एक ऊर्ध्वाधर वितरण भी होता है। अच्छा, ऊर्ध्वाधर वितरण किसे कहते हैं सत्ता का? कमेंट में आप लोग जानते हैं तो जरूर बोलिए। ठीक है, और यहाँ तक आप लोग देख रहे हैं, मतलब पेशेंस से, मतलब एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, मतलब कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, तो जरूर देखिए और सभी को शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिले। और एक बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। 31 नंबर सवाल किया है, तो क्षैतिज वितरण ये सही उत्तर हो जाएगा जब सत्ता का वितरण होता है क्या? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच। स्थानीय स्वशासी निकायों में से कम डैश पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो 1/3 पद दोस्तों, 1/3 पद, लगभग 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहते हैं। ओके, और अगला सवाल हम लोग का है 37 नंबर, जो कि अर्थशास्त्र है कि इनमें से कौन तृतीय क्षेत्रक से संबंधित है। आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए कि प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक क्या है। इससे सवाल 110%, बोलिए 110% क्या होता है सर? तो चलिए 100% इससे आप लोग का सवाल आ रहा है, इस क्षेत्रक से सवाल पूछेगा ही पूछेगा। तो प्राथमिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है सेवा क्षेत्रक, जो कि बैंकिंग सेवाएं आ जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि 38 का सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा जेनेवा। जेनेवा में दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। और अगला सवाल, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। तो औपचारिक स्रोत में बैंक भी है और सहकारी समिति भी है, ये जो है शामिल नहीं है, यानी कि इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? नियोक्ता जो है वो औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं होता। औपचारिक स्रोत मतलब सरकारी समितियां होता है, बैंक होता है। ठीक है, और प्राइवेट में कोई भी बन गया वो सब होता है क्या? वो सब नहीं होता, अनौपचारिक में होता है, तो यहाँ नियोक्ता सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में बैंक कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नगद के रूप में अपने पास रखता है? तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग का 15% बिल्कुल सही हो जाएगा। मान लीजिए बैंक में कितना 100 रुपया जमा करते हो तो इसका 15% अपने पास रखेंगे, यानी 15 रुपया अपने पास रखेगा, बाकी वो क्या करेगा? ऋण के रूप में दे देगा, बिजनेस में लगा देगा। ये होता है दोस्तों माइंड। ओके, फोर्ड मोटर्स आप लोग इस बार आया था कि फोर्ड मोटर्स का संस्थापक कौन है, या फिर फोर्ड मोटर्स किसकी कंपनी है। ठीक है, तो फोर्ड मोटर्स नाम की कंपनी भारत में कब आई, यहाँ पर पूछा गया है, अच्छे से देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, भारत में कब आया था? 1995 में। फोर्ड मोटर्स बहुत ही महंगे गाड़ियाँ बनाता है, तो भैया अच्छे से पढ़िए तभी आप फोर्ड मोटर्स का गाड़ी खरीद पाओगे, नहीं तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो एक चल इसका डी सही हो जाएगा, 1995 फोर्ड मोटर्स। ठीक है, तो फोर्ड की गाड़ी खरीदना चाहते हो तो अच्छे से पढ़ लो। डिजाइन या चित्र तैयार करने का काम किससे की जाती है? तो डिजाइन या चित्र तैयार करने का काम कंप्यूटर से की जाती है। और अगला लास्ट सवाल है कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया दी है,
डैश है, क्या है, विभिन्न देशों के बीच जो परस्पर संबंध बनता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग पता है, उसे हम लोग वैश्वीकरण बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, डैश क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, कौन? तो दोस्तों तृतीयक क्षेत्र जो तो सेवा क्षेत्र के टीचर पढ़ाता है, बैंक में काम करता है, बस चलता है, होटल, ये कोई चीज का उत्पादन थोड़ी करता है, तो ये तृतीय क्षेत्रक हो जाएगा। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए डैश प्रदान कर सकती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां दोस्तों अतिरिक्त निवेश के लिए क्या प्रदान कर सकती है? ऋण या धन? इसका आंसर हो जाएगा ऋण, यानी कि ऋण प्रदान करती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे किसी को भी अतिरिक्त निवेश के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।